दोनों में से जिन्होंने एक बात कॉमन कही, ये ठीक है कि विचारधारा से ये सरकार भारत विरोधी थी, ये व्यक्ति भी भारत विरोधी हैं जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को हम इतने सरल तरीके से ना देखें कि ये जा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अब मोटे खासतौर से इस हालत में जब भारत और चीन के संबंध सुधरने की दिशा में जा रहे हैं, हमारे लिए नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? एक हमारा पड़ोसी है, हमारी इससे बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है, इसकी चीन से बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है। चीन इनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की पिछले बहुत वर्ष अरसे से कोशिश कर रहा है। वहां वो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था जिसको सेकुलर जो बाद में सेकुलर बन गया जब वहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ गई। तो इस नाते हमारा और नेपाल का छोटे भाई बड़े भाई का रोटी बेटी का साथ बोलते हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं, हर लिहाज से हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं, रिलीजियस टाइज हैं हमारे उनके साथ। इसीलिए नेपाल में जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत विषय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, ये नेपाल में पार्टियां गिनी चुनी हैं जो इस वक्त बड़ी हैं, इनके जाने के लिए लोग कह रहे हैं कि इन प्रदर्शनकारों की मांगे केपी शर्मा ओली जाएं। ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के हैं, ये इनके पास दूसरे सबसे बड़ी संख्या बल है पार्लियामेंट में। सबसे ज्यादा लोग हैं नेपाली कांग्रेस के, जिनके लीडर हैं शेर बहादुर देउबा। सब सुने सुने नाम लगेंगे आपको भी, शेर बहादुर देउबा। फिर एक चीज तीसरा जो घटक दल है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमसी कह लीजिए उसको। यह है पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। ये भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो एक बार बन गए। ये मैंने इसलिए बताया कि ये जाएंगे तो इन्हीं में से तो कोई फिर आएगा ना सर भाई। और कौन आ जाएगा अचानक से? कोई केजरीवाल, कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा वो। लेकिन अभी आपको मैं इसी बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए 2008 में जो राजकीय शासन जब खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आई, तब से लेके जब राजा ज्ञानेंद्र हटे, हाँ जब ज्ञानेंद्र हटे 2008 से लेके 2025 है, 17 साल में 11 सरकारें नेपाल में बदली हैं। पिछले 5 साल में ये अभी चौथी सरकार है। तो इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही है, लोग नाराज़ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि चाहे एक इकोनॉमिक पॉलिसी है उनकी, उसमें भी रोज़गार नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, काम नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान हैं। तो ये एक गवर्नेंस प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी हैं। उसी के साथ साथ ये जो सोशल मीडिया का, ये भी अभी हमें देखना चाहिए और उसी बात से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए आजकल एक नई चीज़ निकली है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, एक नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर है कि आप जो टारगेट कंट्री के अंदर अगर आप सोशल अनरेस्ट करा पाएँ तो वो सबसे बढ़िया एक तरीके से मोहरा माना जाता है आज की लड़ाई के दौरान। और ये इंस्ट्रूमेंट जब भी अलग अलग टाइम पर हर एक जगह इस्तेमाल होता है। भारत में भी आपको याद हो प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, 2 दिन पहले आंदोलन शुरू हुआ, जैसे वो चले गए आंदोलन, दिल्ली का दंगा, तो ये एनआरसी का जो उस वक्त हालात थे और किसान आंदोलन भी। हाँ बिल्कुल। सो इसलिए क्या है कि जो बाहरी ताकतें, जाहिर है कि इसको अगर आप इसी तरीके से इसका विश्लेषण करें तो ये प्रो चाइना गवर्नमेंट है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यही वो गवर्नमेंट है जिसने 2020 में एक नया मैप छापा था और ये बताया कि नहीं जी ये तो लिपू लेक भी हमारा है, लिम्पू धारा भी हमारा है और काला पानी भी हमारा है, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इसी के ऊपर मैं अभी जब गया था बात करने तो मैंने ब्रिटिश टाइम का मैप निकाल के दिखाया था और तब से लेके आज तक लिपू लेक हमेशा हमारे पास रहा है। तो एक हिस्टोरिकल ऑक्यूपेशन है हमारा उसके ऊपर, तो उसमें कोई शक वाला चक्कर ही नहीं। इन्होंने तो अभी भी ऑब्जेक्ट किया जब चाइना से लिपू लेक से हमारा ट्रेड शुरू हुआ, तब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। बिल्कुल। और उस टाइम में कुछ ऐसा भी माना जा रहा था कि जो उनकी एम्बेसडर थी चीन की नेपाल के अंदर, उसने भी थोड़ा सा इंस्टिगेट किया था इस चीज को, काफी इंस्टिगेट किया था। और उसका कारण क्या है कि अब आप देखिए जो लिपू लेक वाला एरिया है वहां पे, और सिंपल सी चीज है, वो बोलते हैं कि जो काली रिवर है उसकी जो सबसे नज़दीक इनके तरफ जो जाती है वो हम बोलते हैं कि वो बाउंड्री है, वो बोलते हैं कि जी वो लिम्पीधार, वो तो कहानी जो ये, लेकिन भारत के पोजीशन में और भारत का हिस्सा है और इसमें कोई शक नहीं है। हमने रोड बना दी, इनको तकलीफ होगी ओली जी को, और उसके बाद उन्होंने मैप निकाल दिया था। तो भारत से संबंध सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि जब अभी कुछ समय पहले एक आंदोलन हुआ था मोनार्की के फेवर, राजशाही को लाने के लिए, तो उस टाइम में केपी शर्मा ओली से जब उसके बाद बिम्स्टेक में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले तो मिले थे, तब उन्होंने बोला था कि नहीं हम तो डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे। ये हमने कहा, इंडिया ने कहा था। तो भारत का जो कहना है वो एक स्टेबल नेपाल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक नेपाल होना चाहिए। भारत कोई
उनके इंटरनल अफेयर्स में घुसना नहीं चाहते।